किस्मत से ज्यादा। सीएनबीसी आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। Afternoon, sir. Will you be taking the boat? I'll find my way. Inseparable from the Uber U, the all-new iGen I20. Live the Uber life. Presenting I Live the Uber Life contest. Visit the Hyundai India page and win exciting prizes. स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया और हम हैं पुणे में। अगला सवाल लेते हैं। जयश्री सवाल करना चाहती हैं अपना। जयश्री, क्या है आपका सवाल? How should investment plan should be designed to balance between the risk and returns? अभी तक आप कैसे निवेश करके आई हैं जयश्री? To invest in fixed deposits or sometimes in mutual funds and all. We don't have the guts to invest in shares. बताइए पंकज, अपने किसी भी पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करते हैं बेसिकली? देखिए, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, ये हमको मालूम है कि जहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है वहीं रिटर्न ज्यादा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न दोनों ही होना चाहिए। आई मीन, आप जैसे आपने बोला फिक्स डिपॉजिट भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है उसके ऊपर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा 8%, 9%। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी वोलेटाइल होती है, उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन लंबी अवधि में इक्विटी ही आपको दूसरे एसेट क्लासेस मुकाबले में ज्यादा रिटर्न देगी। तो होना ये चाहिए, सबसे पहले अपने गोल सेट कीजिए। आपके डिफरेंट गोल्स हैं, उनके लिए एक अवधि होगी। कोई गोल 5 साल का होगा तो कोई 20 साल का होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे तो शायद वो 20-25 साल के बाद आप उस गोल को अचीव करने की बात सोचेंगे। उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस होने चाहिए। फिक्स डिपॉजिट भी उसमें होना चाहिए, लेकिन इक्विटी है, कमोडिटी है, कमोडिटी में गोल्ड या सिल्वर जैसे एसेट क्लास, जैसे निवेश के विकल्प, रियल एस्टेट, ये सभी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो जब लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, वहां पर आप 60%, 70% तक इक्विटी को इंक्लूड कीजिए। 20% आपके पोर्टफोलियो में डेट हो सकता है, 10% अराउंड आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड हो सकता है। अगर आप छोटी अवधि की बात करते हैं, कहीं पर आपको 1 साल के अंदर कोई गोल अचीव करना है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा उसके लिए फिर इक्विटी आपके लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। अगर 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट में या एफएमपी जैसे प्रोडक्ट जो हैं, जहां पर आपको उतार चढ़ाव जैसा रिस्क नहीं है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले गोल डिसाइड करें, उसकी अवधि क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश कीजिए। फिर जहां तक इक्विटी का सवाल है, इक्विटी में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए, आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। एक छोटी छोटी रकम हर महीने आप निवेश करते जाइए और उसमें आपको, क्योंकि पावर कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा, तो लंबी अवधि में इस तरह से आप इनडायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करके। तो ये आपके लिए बेसिकली विकल्प है जिस पर आप ध्यान दे सकती हैं। जयश्री, संजीव सवाल पूछना चाह रहे थे। संजीव, बताइए। जो अभी सेंसेक्स डाउन हुआ है, तो जब ये उभर के आएगा तो सबसे फास्ट और सबसे तेजी में कौन सा सेक्टर आ सकता है? ओके, कहाँ पर ज्यादा आने की संभावना है? हाँ, रिकवर हो सकता है फास्ट। देवेंद्र, पहले क्या आपको लग रहा है कि रिकवरी के साइंस दिखेंगे या फिर ये स्लम्प कुछ समय तक और जारी रहेगा इस बाजार में? वेल, रिकवरी आनी जरूरी बनती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो हिसाब से सिचुएशंस बन रही है वैल्यूएशंस की, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज बिकमिंग एन अट्रैक्टिव प्रपोजिशन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने पास्ट में लास्ट 6 महीने पहले भी देखा था कि जब भी रुपया घटा था तो वो समय के अंदर ओवरसीज फंड्स आने शुरू हो गए थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 53 to 54 टू ए डॉलर ऑफ ए रूपी, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से नए फंड्स आने शुरू हो जाएंगे। और जो ग्लोबल मार्केट की एक पैटर्न बनी है कि जिसके अंदर ज्यादातर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, वो एक हिसाब से देखें तो वो भी एक बताता है कि करेंसी के एडवांटेज लेने के लिए भी ये फंड्स अभी मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि वैल्यूएशन काफी हद तक अट्रैक्टिव है। ऐसे जरूर मानते हैं कि ये कंट्री ड्राइवर के बिना ही चलती है, तो
आई थिंक गवर्नमेंट को हम हर टाइम ब्लेम करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होएगा। नेगेटिविज्म ज़्यादा है मैं मानता हूँ, बट उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब समझते हैं, और एट द सेम टाइम एक थोड़ा दूसरा एक स्टडी भी रखा था हमने, तो उसको भी एक थोड़ा मैं आगे रखता हूँ कि इक्विटी मार्केट के अंदर करीबन एक एवरी 8 years आई थिंक देयर इज अ साइकिल पीरियड, और 8 साल की जो साइकिल पीरियड है उसके अंदर हर 4 साल के बाद मार्केट एक बॉटम बनाता है और उसके बाद में वापिस एक कंसोलिडेट होकर आगे बढ़ने का शुरू करता है। तो 2008 में मार्केट एक पीक हुआ था, वो हिसाब से देखें तो शायद 2016 में एक नया पीक होने की संभावना है, और 2008 से 2012 का जो पीरियड है उसके अंदर मार्केट एक बॉटम बना सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद बन चुका है। तो ये जो बॉटम हुआ है उसके बाद में मार्केट अगले 2 साल तक कंसोलिडेट होकर आगे बढ़ सकता है। तो ये प्रीमाइसिस के ऊपर जाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी बनता है। एंड प्रोबेबली आई थिंक सम ऑफ द कंपनीज विच एन इन्वेस्टर इज आस्किंग फॉर, उसके अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत बैंकिंग सेक्टर से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है। So selectively large size bank to begin with, because they are available at a good valuation currently, should be considered first, and then subsequently one should look at other stocks. गुल, आपको कहीं और पोटेंशियल लग रहा है बैंक्स के अलावा जहां पर अब निवेश शुरू कर देना चाहिए? आई थिंक सिंपल आंसर इज, जो भी चीज आपको समझ आती है, जिसका अंडरलाइंग बिजनेस समझ आता है, उसी में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज प्राइस नॉट इवन गॉड कैन टेल यू। बिजनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, और बिजनेस अगर आपको समझ आ गया तो देन slowly you can think where this company is going. I invest on the basis of the business. मैं ना चार्ट देखता हूँ ना कुछ और करता हूँ, फिर बिजनेस समझ में आ गया तो फिर मैं पैसे लगा देता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू नो वेयर इट विल बी आफ्टर 5, 6, 7, 8, 10 years. शॉर्ट टर्म में तो हमको मेरा भी कभी कभी बुखार हो जाता है, बट आई डोंट गिव अप ऑन माई सेल्फ। आई स्टार्ट गोइंग बैक टू डूइंग व्हाटएवर आई वाज डूइंग। आई वुड इनकरेज यू टू डू द सेम। अगला सवाल लेते संजय मुनौत सवाल पूछना चाहते हैं। संजय जी। That is about Kingfisher. जी। किंगफिशर के बारे में जानना। What is the future of the Kingfisher? We can't hear you. Okay. ये जानना चाहते हैं गुल कि किंगफिशर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपने कहा कि आप बिजनेस देख के कॉल लेते हैं। किंगफिशर के तो सही कई सारे बिजनेस। एयरलाइन। एयरलाइन। फ्लाई इट, डोंट बाय इट। फ्लाई, अगर वो भी टिकट मिले आपको और फ्लाइट टाइम से निकले तो। अब देवेन, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा है कि परहैप्स द वर्स्ट इज ओवर, अब कहीं ना कहीं पैसा आएगा किंगफिशर एयरलाइंस में और एक बेल आउट होगा। एवरीवन इज वेटिंग। क्या आपको लगता है जिन लोगों ने पैसे जलाए हैं यहाँ पर, उनको कुछ और टाइम देना चाहिए या फिर फटाफट निकले? बेल आउट हो सकता है, फंड्स भी आ सकते हैं, बट आई थिंक फंडामेंटल इश्यूज है ये इंडस्ट्री के अंदर। Probably, I think this industry is operating at a very high cost level. तो यहाँ पे हर समय कुछ वेरिएबल्स इंडस्ट्री को ट्रबल देते हैं। जब भी क्रूड के दाम बढ़ते हैं तभी एविएशन फ्यूल के दाम बढ़ते हैं, उसके साथ में ये कंपनी के मार्जिन के अंदर एक इम्पैक्ट आती है। एट द सेम टाइम आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखें तो पार्किंग चार्जेस से लेके ग्राउंड चार्जेस तक लेके आप देखें तो उसके अंदर आई थिंक द एयरलाइंस कीप ऑन स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जब तक गवर्नमेंट ये सेक्टर को एक प्रॉपर सेक्टर की तरफ से नहीं देखता है और उसके अंदर कॉस्ट रैशनलाइज करने के जो तरीके हैं वो नहीं लाते हैं, तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि एविएशन सेक्टर के अंदर इंडिया में कोई ज्यादा कुछ बदलाव आएगा। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट को एक सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाई कॉस्ट के ऊपर ये सेक्टर चलता है तो जो ऑपरेटिंग कंपनीज है वो ज्यादातर प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। कोई अच्छी साइकिल में कभी कमा भी लिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं बनती है कोई लंबे समय तक वो प्रॉफिट। किंगफिशर का उदाहरण ले, अगर किसी निवेशक ने पहले निवेश किया हुआ है, मौजूदा भाव पर आपको क्या लग रहा है, किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं यहाँ से, या फिर क्या चाल रहेगी स्टॉक की? मुझे फंडामेंटल्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ज्यादा कोई इसके ऊपर ज्यादा नहीं बताऊंगा कि कितना रिटर्न मिल सकता है आपको, क्योंकि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द फंडामेंटल। 15 rupees. Might as well take the risk of 15 rupees. Your downside is 15 rupees. ये हमारी कंट्री में क्या होता है, कई दिनों से इसके ऊपर जो शेयर चला था वो बोला था कि रेगुलेटर एक एफडीआई आएगी, पर एफडीआई तब आएगी जब हमारे इधर नॉर्मली इंडिया में और हर सिटी में आप देखेंगे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। तो इसका हाल ये ना हो जाए वो सोच के आप चलिए। बाकी तो भाव तो 15 रुपए, अभी आपने अगर 50-60 रुपए में लिया है तो वेट ही करना पड़ेगा। फंसी गए हो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाता है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। नीता वी देशपांडे सवाल पूछना चाहती है। नीता जी। सर, इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम पैसे लगाते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हाउ ऑन पर्सनल लेवल वी शुड टैकल इट? आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक बार जरा फिर से सवाल दोहराइएगा, नहीं तो थोड़ी तेज आवाज। इंटरनेशनल मार्केट में पैसे लगाते हैं तो ऑन द इफ वी फेस एनी प्रॉब्लम्स, हाउ ऑन द पर्सनल लेवल शुड वी कंट्रोल इट? See, normally all the funds which are being offered for international markets are offered by these big groups, whether it is BlackRock, whether it is Fidelity. Fidelity is no more going to be in this country, or whether it's Franklin Templeton, some foreign mutual fund. You will have to go to them, because I don't think SEBI has any control over foreign entities. So they at best can guide the fund manager to kind of explain why he's doing what. But simple बात तो इंडिया ही नहीं समझ में आता। एक मार्केट, एक पूरा ओवरऑल मार्केट एक भी नहीं समझ में आता है तो कितना डाइवर्सिफाई करें? पंकज जी ने बताया रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, अभी इंटरनेशनल स्टॉक्स, उतना पैसा ही नहीं। इंटरनेशनल की बात करते हुए कुल हमारा बाजार तो ऑफकोर्स एफआईआई पैसे से ड्रिवन है, वही डिसाइड कर रहे हैं। अब हाल फिलहाल में जिस तरह का मूड बना है, सरकार का इनडिसीजन, पॉलिसी में अड़ंगा, इंटरेस्ट रेट की पहले चिंता थी ऑफकोर्स, और अब एसएनपी ने भी कह दिया कि आउटलुक थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। वैसी स्थिति में एक रिटेल निवेशकों को क्या वाकई में घबराना चाहिए? नो, एसएनपी ऑलवेज कम्स एट द वेरी एंड। I have always told, whenever a strategist from S&P came and met me while I was working as a fund manager, मैं उसको बोलता था इवेंट के पहले आधा घंटा भी आएगा तो I can take action. After the event, where is the point? So now they are telling us there are problems in our country. You and I could have told them 2 years back. Don't believe it? If you look at US, for example, when S&P actually downgraded the currency, from that day appreciation started. And the market also at the top peak. So I would expect the same thing to happen here. I am not negative on India. I only hope that the politicians who are governing us should improve their governance. And they do it in fits and starts. When उनका भी जब भी चांस होता है इलेक्शन का तो बराबर काम कर लेते हैं। फिर 3-4 साल गाड़ी ऑटो पायलट पर चलती है, फिर किधर न किधर ठोकर भी लगती रहती है, चलता है। हमारे इधर तो जुगाड़ी बोलते हैं उसको। देवी, निवेशक हमेशा ये पूछते हैं कि क्या ये गिरावट निवेश का मौका है? ये वो गिरावट क्या होती है? मतलब आप ये कहेंगे कि कोई भी गिरावट निवेश का मौका है? मैं तो मानता हूँ कि हर मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये लोअर मार्केट देखते हो, एक्चुअली हम लोग मार्केट इंडेक्स से देखते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक को तो हम दिखते ही नहीं है। आप इंडिविजुअल स्टॉक को देखें तो आपको लगेगा कि इसके अंदर वैल्यूएशन का कितना एडवांटेज आज की तारीख में मिल रहा है। वी आर ओनली लुकिंग एट इंडाइसेस। तो मैं नहीं मानता हूँ कि आई थिंक खाली इंडेक्स के बेस के ऊपर मार्केट का वैल्यू जजमेंट लेना चाहिए। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे अभी गुल्ले ने बताया था कि आपको बिजनेस के अंदर समझना है सबसे पहले, और बिजनेस समझ में आता है तो उसके अंदर आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप वो हिसाब से आपका अप्रोच बनाइए। आई थिंक ये मार्केट के अंदर आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, और मैं डेफिनेटली ऐसा मानता हूँ कि जब भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है तभी उसके बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आई थिंक जो मार्केट को टाइम करना चाहता है वो मार्केट जब भी फॉलो होता है तभी उसके अंदर सबसे बढ़िया टाइम होता है। यहाँ पर भूषण हमारे साथ है। भूषण देवे या दवे, आई एम नॉट श्योर। ओके, भूषण तक अगर एक माइक पहुंचे। जी भूषण बताइए, कब से है बाजार में? शेयरों में पैसा लगाया है आपने? यस, कौन से 4 से 5 साल से है। म्यूचुअल फंड में ज्यादा किए, शेयर्स में कुछ लिमिटेड पीरियड पे किया है। लेकिन अभी मेरा सवाल स्पेसिफिक ये था कि अब ये कंसोलिडेटेड फेज बहुत दिनों से चल रहा है, और जो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में किया है उसमें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। तो अभी 1 साल के लिए ये एफडी में कन्वर्ट करके 8 से 10% तो श्योर मिलेगा, तो उतना ले और उसके बाद फिर मार्केट में जाए, ये ठीक रहेगा। कब से आपने निवेश किया म्यूचुअल फंड? 4 से 5 साल। 4 से 5, और अभी नेगेटिव रिटर्न आपको? नहीं, नेगेटिव नहीं है, लेकिन देयर इज नो रिटर्न है, स्लो, 2-3-4% ही है। पंकज, क्या सलाह देंगे? 4 से 5 साल से निवेश किया है लेकिन रिटर्न से खुश नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपका अगर लंबी अवधि का एक नजरिया है तो आपने कुछ सोच के किया होगा, किसी गोल के साथ में लिंक किया होगा, तो आपसे बने रहिए। जहां तक बात है 1 साल की, अगर इस वक्त आपको इक्विटी सस्ते में मिल रही है और आप वहां पर निवेश ना करके वहां से निकल जाएं और फिक्स डिपॉजिट में निवेश करेंगे, 1 साल के बाद जब इक्विटी का
रेट ऊपर हो जाएगा तब आप कैसे इसमें फिर इन्वेस्ट करेंगे? तो इसके लिए अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप फिक्स डिपॉजिट में कीजिए, लेकिन जो इक्विटी के लिए रखा हुआ है उसे इक्विटी में ही रहने दीजिए। बहुत शॉर्ट कि पूना का रिसेंट न्यूज है कि बहुत से फ्लैट्स खाली है, उसमें अभी मतलब ये न्यूज डेफिनेटली आई कि रेंट पे भी नहीं जा रहा है। तो पूना में अगर रियल एस्टेट में करना होगा तो लैंड में करे आजू बाजू में, या फ्लैट सही रहेगा? सारी क्या कहेंगे? बहुत बार ऐसी न्यूज आती है, कभी फ्लैट खाली है, कभी ओवर सप्लाई है, कभी अंडर सप्लाई है, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतने ज्यादा फ्लैट्स खाली है। दूसरी बात ऐसी है, अगर आपके पास कोई अच्छा अमाउंट है तो आप लैंड मॉड्यूल में जाते हैं तो अच्छा रिटर्न है। फ्लैट में भी रेंट पे ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन अगर रहने के लिए जाना है तो एप्रिसिएशन ज्यादा अच्छा है। तो लैंड में आई विल सजेस्ट यू गो फॉर लैंड पास। ओके, तो लैंड में बेहतर रिटर्न मिलेगा। हम इसी के साथ एक लहान ब्रेक लेते हैं और जल्द ही लौटेंगे, बने रहिए।